एक क्वेश्चन अपना सामने ध्यान देना एक बार प्लीज, दैट इज अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मैसेजेस शो नहीं हो रहे यहाँ पे, या मैं देख नहीं रहा मैसेज, आप कॉल कर सकते हो फोन साइड में ये मेरे। क्वेश्चन नंबर 1, इनोवेटिव लिमिटेड, a startup by few qualified professionals which was incorporated in 2014. The company is booming and favoring the younger generation to work. The capital structure of the company are as follow. Authorized इतनी है हमारी, इशूड या पेड अप शेयर कैपिटल हमारी कितनी है 50 लाख इंटू 10 दैट इज 5 CR। शेयर प्रीमियम कितना अपना 1 CR। जनरल रिजर्व 3.52 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1.58 पड़ा हुआ है। द कंपनी डिसाइड टू इशू 30% स्वेट इक्विटी शेयर्स टू ए क्लास ऑफ डायरेक्टर्स एंड परमानेंट एम्प्लॉयज टू कीप देम मोटिवेटेड एंड पार्टनर इन ग्रोथ। कंपनी अब 30% उनको स्वेट इक्विटी देना चाह रही है ताकि वो मोटिवेटेड रहें और कंपनी की ग्रोथ में अपनी हिस्सेदारी देते रहें। लॉक इन पीरियड फॉर स्वेट इक्विटी विल बी 5 years। लॉक इन पीरियड कितना डाला उन्होंने 5 साल, कि 5 साल से पहले वो सेल आउट नहीं कर सकते हैं। फॉर द पर्पज रिजोल्यूशन इन GM वाज पास इन दिस मैनर, ये करने के लिए उन्होंने रिजोल्यूशन पास कर दिया। द रिजोल्यूशन स्पेसिफाई दैट 15 लाख इक्विटी शेयर्स, current market price 25 per share with a consideration of 5 per share to be issued to a class of director and employee। उन्होंने क्या बोला 15 लाख हम स्वेट इक्विटी इशू करेंगे 25 रुपए के हिसाब से और 5 रुपए पर शेयर अभी उनको देना पड़ेगा। द कंपनी एडवाइस चाह रही है क्या साइज ऑफ इक्विटी शेयर वो जो एप्रोप्रिएट और नोट, और जो लॉक इन पीरियड है एप्रोप्रिएट है एप्रोप्रिएट नहीं है। मैक्सिमम कितना दे सकते हैं स्वेट इक्विटी बताइए 15% ऑफ 5 से whichever is higher in a financial year और throughout the year 25%। अब यहाँ पे throughout की तो बात नहीं हो रही राइट, बट 1 साल की बात हो रही है। 1 साल में कितना था 15% था ना शायद, 15% ऑफ PS और 5 से whichever is higher। देखते हैं इसमें क्या चीज है, लिखना शुरू करो। लिखना शुरू करना। As per the relevant section of Companies Act 2013, the company can authorize to issue sweat equity share to its employees or directors in consideration of innovative ideas, or intellectual property rights. The company can allowed to do so subject to fulfillment of conditions
सेक्शन कौन सा था स्वेट इक्विटी का? 50, बताओ सेक्शन ऑफ स्वेट इक्विटी, fulfillment of condition as described under section 54, that is resolution कौन सा पास करना था? Special. The special resolution should be passed in general meeting. SR को करो सर्कल में. B part, SR should specify. क्या चीज स्पेसिफाई करनी थी? याद है 3-4 पॉइंट थे उसमें. That is number of shares. Second, current market price. Third is type of share, class of directors जिनको हमने इशू किए हैं, class of directors. और क्या था? और भी कुछ था? अदर डिटेल्स. ओके, फिर अगला पॉइंट अपना आ गया बी सी पार्ट. द मैक्सिमम अमाउंट स्वेट इक्विटी विल बी, कितना होना चाहिए मैक्सिमम अमाउंट? आप बोलो, मैं नहीं बोलूंगा भाई, आप लोग बताओ. 15% ऑफ पीएससी. आगे एफआर वगैरह नहीं था उसमें? अपने आप से मत बोलो, बुक में देख के बोलो, याद रहेंगी चीजें. कंफर्म करके बताओ था या नहीं था? पीएससी एफआरएसपी था या नहीं था? देख के बताओ, ऐसे नहीं, देख के बताओ जल्दी से. देखी हुई चीज ज्यादा याद रहती है, जहां पे कंफ्यूजन हो. फटाफट देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा. एज एक्सपेक्टेड. मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही बोला था. पक्का पीएससी. चलो नोट्स में कुछ नहीं दिया गया नीचे, मार्जिनल नोट्स में, ठीक है. 15% ऑफ पीएससी और ₹5 CR विच एवर इज हायर, एंड 25% ऑफ पीएससी इन लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी. थर्ड नहीं, अब डी पॉइंट आ गया ना अपना. द लॉक इन पीरियड, द लॉक इन पीरियड, द लॉक इन पीरियड फॉर स्वेट इक्विटी will be maximum 3 years. बस इतना, कोई बात नहीं. अब आगे हमारा फैक्ट. फैक्ट में क्या था? अब साइड में हमारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं. कंपनी का नाम क्या था? इनोवेटिव लिमिटेड. और वो इशू कितना चाह रही है? 30%. ओके, 30% स्वेट इक्विटी इशू करना चाह रही है. और कंपनी की कैपिटल कितनी है? 5 लाख. 5 लाख का 15% करो, कितना बनता है? बोलो. 75. और वो इशू कितने करना चाह रही है? 30%. देखते हैं, वेट करो एक बार, इसके बार कैलकुलेशन कंफर्म करने दो मेरे को. एक सेकंड, गलत ना हो जाए. इसमें एक स्टार्टअप का पॉइंट भी तो था, अगर आप लोग को याद हो तो. 50% ऑफ फर्स्ट, नहीं फर्स्ट 10 ईयर्स वगैरह तो था. 10 ईयर्स, तो ये बात भी हम लिख सकते हैं इसमें, ठीक है. क्या यहाँ पे बराबर में आप लिख सकते हो दैट इन केस ऑफ स्टार्टअप for first 10 years, maximum limit
विल बी 50%। ओके, यहां से हम देखते हैं अभी फैक्ट लिखो, इनोवेटिव लिमिटेड intend to sweat equity shares 30% to its employees or directors at current market price of rupees 25, right? And the lock-in period decided by company is 5 years। बस ये था हमारा पूरा फैक्ट। देन कंक्लूजन, तो मुझे दो पूछे गए हैं। अब देखिए इसमें स्टार्टअप जो आपका आंसर दिया हुआ है, इसमें स्टार्टअप मान के भी आंसर दिया हुआ है और विदाउट स्टार्टअप मान के भी दिया हुआ है कि ये माना कि उसके 10 साल लैप्स हो चुके हैं, तो हम दोनों मान के करेंगे। अगर वो स्टार्टअप है तो 50% अलाउड है, और एक कर कितना रही है 30%, तो ये हमारा क्या है अलाउड है तो। बट अगर अदर देन दैट है तो उसमें हमारा मैक्सिमम कितना होता है 1 ईयर में 15 और 5 CR, बट थ्रू आउट द 25%, उसमें रुपीज की लिमिट कोई नहीं थी। अब हम वो 30% करना चाह रही है, अमाउंट चाहे कुछ भी हो, कि 25 से ऊपर हो रहा है वो हो रहा है, तो इसलिए वो एलिजिबल ही नहीं है। हरमन समझ आया? मैंने आपको ये बताया अभी, जैसे मान लो अगर 1 साल की बात है तो 15% की लिमिट थी, तो 1 साल अगर हम देखें तो वो ठीक है, बट थ्रू आउट में कितनी बोली थी 25%, बट अब कंपनी एक ही साल में कितना करना चाह रही है 30, जो कि अलाउड ही नहीं है। तो इसको फ्रेम कैसे करेंगे देखना। Here, if we assume that the company will fall under category O, startup company, then decision to issue 30% is appropriate। मेरे पे ध्यान से सुनना, जहां पे इफ बट पे लगा के लिखते हैं ना एजम्पशन बेस पे, तो वहां पे आपको पता लगाना है, मतलब बताना है कि ये हम एज्यूम करके चल रहे तो ये क्या हुआ, तो यहाँ पे इसको करोगे अंडरलाइन स्टार्टअप और एप्रोप्रिएट, और यहीं पे इफ सर्कल करना अच्छे से, मतलब पता होना चाहिए कि वो कुछ कंपैरिजन करना चाह रहा है बच्चा। इफ द कंपनी इज अदर देन startup, then the decision will be inappropriate। As the limit is more than specified बाय सेक्शन 54। बस ये आपको लिखना है इसमें, समझे? अब आगे ना बी पार्ट, लुक इन पर तो चाहे किसी का भी हो 3 साल ही होता है, तो ये लो। अब बी पार्ट अपना क्या, लुक इन पर वाला, कोई भी कंपनी हो 3 साल होता है मैक्सिमम, ये बात कितना रही है 5 साल के लिए। डेफिनेटली ये ना सजेस्टेड को देख के मैंने दिया है, सजेस्टेड में ना अजम्पशन बेसिस पे दिया हुआ है। एग्जैक्टली, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, स्टार्टअप की कैटेगरी में वो आ रही है, 10 साल की कैटेगरी में है तो वो मान लिया जाएगा, नहीं है तो नहीं माना जाएगा। बस ये 2 चीज है और कुछ भी नहीं है। अगर मैं अपने हैंड पे करता तो स्टार्टअप ही मानता है इसे, क्योंकि वो एज इट इज लिखा हुआ है, बट सजेस्टेड मुझे पता था कि इन्होंने ऐसा किया हुआ है, तो इसलिए मैंने इसमें इफ एंड बट का आपको एलिमेंट लगाया है यहाँ पे। वो स्टार्टअप की कैटेगरी में ही होता है, और 10 साल हो जाता है तो स्टार्टअप की कैटेगरी हट जाती है उसकी, और क्वेश्चन में दी गई स्टार्टअप तो मतलब 10 साल उसको हुए नहीं होंगे अभी, बट आंसर में ऐसा एज्यूम किया हुआ है तो हमें वैसा लेना पड़ेगा अक्षर, ठीक है। एज द lock-in period
mentioned under section 54 is 3 years. However, the company intend to issue shares of 5 years, that is lock in पीरियड। और जहाँ पे आप हैंस वगैरह लिख रहे हो ना, अपना कोई जवाब दे रहे हो तो आपको अलग से हाईलाइट होना चाहिए। बच्चों को ये पता ही नहीं चलता कि कब उनका कंक्लूजन आ रहा है, क्या वो कहना चाह रहे हैं, हैंस कहाँ से शुरू हो रहा है, तो अलग से हाईलाइटेड होना चाहिए। दैट इज हैंस द कंटेंशन ऑफ कंपनी इन दिस रिगार्ड इज नॉट टेनेबल। उसको डालो बॉक्स में अच्छे से, ये अलग से पता होना चाहिए, मतलब उसको एफर्ट ना डालने पड़े ढूंढने के लिए कि कहाँ नोट टेनेबल लिखा है, कहाँ टेनेबल लिखा है, वो एग्जिट आपको पता होना चाहिए कहाँ डालना है हमें, और एग्जिट वो हाईलाइटेड होना चाहिए। डन एवरीबॉडी? तो ये हमारा एक क्वेश्चन लिख लिया सबने, और प्रेजेंटेशन आपकी ऐसे ही होनी चाहिए। वर्डिंग आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं बनेगी। लो में क्या होता है, लैंग्वेज हल्की फुल्की, मतलब 10% तक अपनी चल जाती है, कि जैसे जो की पॉइंट्स SR हो गया, 3 साल हो गया, 15%, 25 पे 5 करोड़, ये आपके एज इट इज होने चाहिए। आगे पीछे फ्रेमिंग 5% तक आप अपने लिख सकते हो, बट प्रेजेंटेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए जैसे मैंने आपको लिखा है। तो हर एक चीज सॉर्टेड है अलग अलग, कहीं मैसी नहीं, कहीं कुछ नहीं। एक पैराग्राफ ये बनाया, एक ये बनाया अपना, और ABC ऐसे। अगर आपको कोई भी पैराग्राफ लिखना है तो 3 या 4 लाइनों से ज्यादा आपका पैराग्राफ नहीं होना चाहिए एक, ठीक है ना। 10 लाइन आपको लिखनी है तो उसको 4-4 2 की लाइन में डिवाइड करो, या 3-3 की लाइनों में डिवाइड करो उसको। थ्रू आउट द पेजेस नहीं लिखना आपको, एक के पीछे एक, छोटे छोटे पैराग्राफ 3 बनाने हैं आपको उसमें, पॉइंट्स वाइज, समझे। आगे देखो, बोलो। क्योंकि कंपनी 5 साल का लॉक इन पीरियड देना चाह रही है, और लॉक इन पीरियड सर्टिफिकेट का मैक्सिमम 3 साल का होता है, इसलिए। हाँ, ये एक्ट ने बोला हुआ है, और कंपनी ने कितना बोला है, 5 साल। तो सही है गलत है? नहीं, 3 साल होने चाहिए, 5, हाँ 3 साल, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम आप एक बार वर्ड देखो, क्या मैक्सिमम लॉक इन पीरियड है मेरे ख्याल से वो फॉर ए पीरियड ऑफ 3, तो एग्जैक्ट है 3 साल का, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। ये देखो, मतलब लो ने सजेस्ट कर रखा हमने था कि मैक्सिमम कितना हो सकती है, मैक्सिमम ही है, मतलब एग्जैक्ट दे दिया उसको, मैक्सिमम कह सकते हैं विद 3 इयर्स, ठीक है। हियर द स्टेट 5 ईयर इज अगेंस्ट द लॉ। आगे चले। अक्षित देख सामने, अब तेरा डाउट क्लियर हो जाएगा शायद। जैसे ऊपर ना एक अल्टरनेटिव और दिया हुआ है, ऊपर इसने दिया हुआ है स्टार्टअप मान के 100%, तो इसलिए इसने बोला कि वो अप्रोप्रिएट है बिल्कुल 100%, और इफ एंड बट का कोई एलिमेंट नहीं लगाया, ठीक है। और दूसरा अल्टरनेटिव इसने दिया हुआ 2 चीजें मान के, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने आंसर चेंज किया था, समझाया। अगर बैलेंस शीट कहीं दिख जाए एग्जाम में तो डरना मत इससे। देखो पार्टिकुलर में कहीं नहीं काम आते, सिर्फ छोटी सी जगह पे काम आते हैं, कि बैलेंस शीट दिखे, डेट पेज की बैलेंस शीट भी आ सकती है लो में भी, और कैलसी अपना साथ में लेके जाना, बेशक से थ्योरी एग्जाम क्यों ना हो। अगर एग्जाम में ऐसे माइंड में नहीं आया कि दूसरी भी देनी है तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे, क्योंकि हमें पता है ना स्टार्टअप का, तो हम वैसे लिख के आएंगे। वो लेफ्ट वाला तो कर लिया था ना शायद हमने।
अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, सुनो ध्यान से। यहाँ भी चुके पहले आरटीपी में और एमटीपी में भी। मिस्टर ए वॉज हैविंग 500 इक्विटी शेयर, स्क्रिबल करना है इसमें, जो जो बोल रहे हो वो पार्टिकुलर्स आपकी नोटपैड पे होना चाहिए, ठीक है। कंपनी का नाम, ए कौन है बी कौन है वो सब। कोई पर्सन है ए, कितना होल्ड करके उसने 500 इक्विटी शेयर्स, कौन सी कंपनी में, ओपन स्काई एयरक्राफ्ट लिमिटेड में। बी लिमिटेड ने एक्वायर कर लिए शेयर्स फ्रॉम ए, बट द सिग्नेचर ऑफ ए द ट्रांसफर ऑन द बेस ट्रांसफर डेट वाज फोर्ज। मतलब ए के पास कोई शेयर्स थे, ओके, और वो शेयर बी ने एक्वायर कर लिए, ठीक है, बट ए ने एज एन ट्रांसफरर वो शेयर्स वो फोर्स्ड थे, मतलब उसके पास वो शेयर थे ही नहीं, बट फिर भी वो ट्रांसफर उसने कर दिया, गलत ट्रांसफर डेट बना दी उसने। द कंपनी रजिस्टर्ड द शेयर इन द नेम ऑफ बी, और कंपनी ने बी के नाम पे शेयर ट्रांसफर कर दिए। नोट नकली, वी कैन से कि उसके पास उस चीज का राइट ही नहीं था, उसने झूठी ट्रांसफर डेट बना के किसी और को वो शेयर ट्रांसफर कर दिए। सॉरी, हाँ हाँ, वो फोर्ज लिखा है ना यहाँ पे, आगे भी तो पढ़ो। आगे पढ़ो, कोई बात नहीं, हो जाएगा क्लियर, वेट करो। द कंपनी वाज रजिस्टर्ड द शेयर इन द नेम ऑफ बी बाय इशूइंग द शेयर सर्टिफिकेट। बी sold 100 equity shares to Mr. C on the basis of share certificate issued by Open Sky Craft Limited. Mr. B and C are not having knowledge of the forgery, state the rights of A, B, C under the Companies Act 2013। ओके, एक बार आंसर पढ़ेंगे, पर इसमें क्या है, शेयर सर्टिफिकेट एक बार इशू हो जाता है तो किसकी सील पे इशू होगा वो इसने दिया हुआ है यहाँ पे। अगर फोर्ज ट्रांसफर हो तो वो नल्टी हो जाता है, ये हमने वहाँ पे पढ़ा था। और अगर कंपनी ने कोई फोर्ज ट्रांसफर किया है तो रियल ओनर का नाम वो रिमूव कर देगी रजिस्टर मेंबर से, और कंपनी इज बाउंड टू एंटर द नेम ऑफ ए एज अ होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज, गॉट इट। और ए के पास राइट है कि अपने नाम पे शेयर करवा सकते हैं, बी और सी का कोई भी राइट नहीं आएगा। However, since Mr. A seems to be the perpetrator of forgery, will be liable to put criminal for any compensation to Mr. B and C। यहाँ पे एज्यूम किया गया है कि उसने जानबूझ के फोर्जरी बी और सी के ऊपर करी है, इसलिए वो भी क्रिमिनल लाइबल हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन करना फिर समझ में आएगा क्या पॉइंट है यहाँ पे, ऐसा आपको नहीं समझ में आएगा। देखो नेक्स्ट आंसर इज, पहले केस समझो क्या है। यहाँ पे ए के पास कोई शेयर्स थे और उसने फोर्स ट्रांसफर करके वो शेयर बी को ट्रांसफर कर दिए, और कंपनी ने वो बी के नाम पे रजिस्टर्ड भी कर दी और शेयर सर्टिफिकेट उसको इशू कर दिया। अब बी ने वो शेयर किसके नाम पे कर दिए, सी के नाम पे। बी और सी को ये नहीं पता था कि जो शेयर ट्रांसफर हुए हैं वो फोर्ज्ड हैं, और इन्होंने वो शेयर एक्सेस कर लिए। ओके, अब यहां पे दो एजम्पशंस ली हुई आंसर में आपके, या तो ए ने ही वो फ्रॉड किया है या बी या किसी और ने वो फ्रॉड किया है। अगर किसी और ने वो फ्रॉड किया, लेट्स से ए बी सी तीन पार्टी जीवांश यहाँ पे, एक्स ने फ्रॉड करके ए के शेयर बी को ट्रांसफर कर दिए, तो ए के पास राइट है कि वो कंपनी को बोल के अपने शेयर आप वापस अपने नाम पे ले सकते, और बी और सी के पास कोई भी राइट नहीं होगा। बट ए ही परपिटेटर निकला, ए ही फोर्ज्ड निकला, तो वो बी और सी के लिए लाइबल रहेगा जो भी उनको लॉस हुआ है। समझे, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दे रखे हैं इसमें, कि क्वेश्चन क्लैरिफाइडली नहीं बता रहा कि वो जो फ्रॉड किया है वो ए ने ही किया है या किसी और ने किया है। कोई हम ये जैसे आप लोगों ने पॉइंट ऑफ व्यू बोला था, जैसे राधिका ने बोला था कि किसी और ने ए के झूठे साइन लगा के कर दिया हो, तो ए है वो तो एग्री टू पार्टी हुआ, क्या वो अपने शेयर वापस ले सकता है कंपनी से? हाँ ले सकता है। समझे केस यहाँ पे क्या, सुनो मेरी बात ध्यान से। मेरे पास शेयर थे, श्रेयांश ने मेरे झूठे साइन करके वो शेयर लविश को ट्रांसफर कर दिए, लविश ने कुशागर को ट्रांसफर कर दिए, ये होगा अपना पहला केस। दूसरा केस क्या, मैंने ही सामने वाले को ठगने के इरादे से अपने झूठे साइन करके इनको झूठे ट्रांसफर डेट बना के इनको ट्रांसफर कर दिए, तो उस केस में क्या होगा? ठीक है, अगर ए ने ही गलती करी है या फिर किसी और ने गलती करी तो क्या होगा? ठीक है, बट हम यहाँ पे लिखेंगे पहले सबसे कि ए फोर्ज यहाँ पे नहीं है, कोई और यहाँ पे फोर्ज है जिसने ए के शेयर झूठे किसी और को ट्रांसफर कर दिए हैं। बोलो टीना। जैसे कंपनी के वो मतलब नोन थे वो पर्सन भी, और अगर कंपनी ने फोर्ज कर दिया हो ए के सिग्नेचर, ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, तो जो भी डैमेजेस हुए हैं वो उनको वापस देने पड़ेंगे।
ठीक है, आगे लिखो। अच्छा ये बताओ ट्रांसफर का सेक्शन कौन सा होता है? ट्रांसफर ट्रांसमिशन ऐसे करे, क्या पढ़ाया नहीं कभी? जब तक मैंने क्या पूछ लिया तेरे से नालायक, बुक तेरे सामने है, देख कौन सा सेक्शन है। 56। ओके देखो, एज पर सेक्शन 56 of Companies Act 2013. This section empowers a company to transfer its shares from one person to another. For transfer, a deed called transfer deed duly executed by transferor and transferee in form number, very good, SH4, will be sent to company within कितने दिन? 60 days, within 60 days from execution. Okay. For any forced transfer, the aggrieved party have right to reclaim its shares and sue the defaulting party company within 60 days. Within 60 days, defaulting party to recover the damages. समझे? अक्षत, शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्म नंबर कौन सा होता है? सेक्शन कौन सा होता है? 43 से हमारे शुरू थे सेक्शन। डिफरेंशियल रेट क्या 43? किसको पता है क्लास में? था वो सिलेबस में अपने? ये छुड़वाया था मैंने, छुड़वा दिया था शायद, है ना? कटवा दिया था कि तो आएगा ही नहीं कभी। जीवांश 46, हाँ पक्का? ठीक है 46। फर्दर any share certificate in violation of provision of this act will be what? बस यही आ गया हमारा फैक्ट। Here लिख लिया सबने? अब 10 सेकंड का पोस्ट करोगे एक बार? मैं क्वेश्चन की प्रोनाउंसिएशन में ढंग से पढ़ लूँ एक बार, रुक जाओ। 5 क्वेश्चन था ना अपने ये। A was having 500 equity share of Open Sky Limited. B acquired this share of company from A, but the signature of A, the transfer on the transfer deed was forged. A से लिए हैं, बट देखो यहाँ पे ना बात दोनों ही निकल के आ रही है, बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन, तो हमें ना यहाँ पे एजम्पशन लेनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एजम्पशन बेसिस क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, और कोई लॉजिक नहीं, डायरेक्ट होते तो आप भी कर लेते ही हैं। बी ने एक्वायर किससे करे वो शेयर? ए से,
मतलब अगर यहाँ पे ना किसी और पर्सन से करें ए के शेयर तो बात यहाँ पे हो सकती है, ए से करेंगे बट ए ने अपने सिग्नेचर उस पर गलत डाल दिए, उन्होंने फोर्स ट्रांसफर किया है उसने कोई और ट्रांसफर करके, ठीक है। ये इसमें हम अजम्पशन ले सकते हैं कि ए से कोई शेयर लिए हैं बट वो शेयर एक्चुअल में किसी और के थे, तो क्या होगा यहाँ पे, वो हमारा क्वेश्चन है। क्या बताइए। दोबारा बोलो। नहीं, क्योंकि देखो हैंस में इसने यही लिया हुआ है कि ए प्रिपरेटर लग रहा है, हमें फ्रॉड कंडक्ट करने वाला लग रहा है, तो ए विल बी लायबल क्रिमिनली और सिविली बोथ बी एंड सी। अजम्पशन आपको कंक्लूजन में डालनी है हमेशा कि आप क्या एज्यूम कर रहे हो, क्योंकि वो प्रोविजन बेसिस पे नहीं, तो वो क्वेश्चन बेसिस पे होती है। देखना सामने, हेयर बी एक्वायर the shares from A where the not where the रुको एक बार, from A on the basis of forged transfer deed and B transfer such shares to C। बस इतना करना है मुझे। कंक्लूजन, based on the provision and fact given above। देखो जो मेरे को अपेरेंटली इसमें ध्यान आया था ना, मुझे भी यही लगा था कि ए ने फ्रॉड किया है उसमें, बट क्वेश्चन में दो जगह अजम्पशन ली हुई है, वो हम नलीफाई भी कर सकते हैं उसको, ठीक, डायरेक्टली जंप करते हैं क्वेश्चन पे कि सिंस इट इज हमें लग रहा है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट इज फाउंड दैट, और कोई नॉट एज्यूम, इट इज seems that A is the perpetrator of the fraud। Mr. A appears to be perpetrator of the हाँ, ये भी कह सकते हो, since it appears Mr. A is the perpetrator। seems की जगह ना, A is the perpetrator of the fraud, हाँ, guilty of fraud and hence liable to B and C both criminally and civil। और एक कर देखना चाह रहे हो, देखना, इफ the fraud was committed by any other person, then A have rights against the company to reclaim the shares, and in that case B and C does not have any right। ये भी लिखना है आपको, ऑप्शन नहीं दे रहा मैं आपको, लिख के ही आना है ये फर्दर, बस। ये था अपना कंप्लीट क्वेश्चन।
अभी लेंगे नोट, 1 मिनट रुक जाओ बस। ये लो, हाँ बोलिए। कंपनी में नहीं किया कंपनी भी कर सकते हैं, तो एक कंपनी से क्यों मांगे करते हैं, घुमा लो भी उसकी घुमानी करते। कंपनी जैसे नहीं, ऐसा नहीं है, कंपनी ने मेरे शेयर श्रेयांश के नाम पे कर दिए, तो मैं कंपनी के अप्लाई करके क्या कहूँगा कि मेरे शेयर दोबारा मेरे नाम पे ही करो। ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा राधिका। बिल्कुल दिखाती है, रुक जाओ। अजम्पशन दिखाओ, अच्छा नीचे वाला ये लो, करो जल्दी से। हाँ जी, फिर तो वही आएगा ये वाला, बस सिर्फ ये ना, फिर नहीं आएगा क्योंकि वो साफ साफ बता ही दिया उसने। वो इसी नहीं ना, मैं बताता हूँ हरमन, वो पता है मैंने क्यों लिखा है ये, एक बार हटा लो यहाँ से। देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, राइट्स पूछा गया है यहाँ पे ना, इसलिए मुझे ये लिखना पड़ा, राइट्स ऑफ ए बी और सी। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि उसके क्या राइट्स रहेंगे। तो ये लिखने, 2 लाइन और लिखने से हमारे को जा नहीं रहा हरमन। लॉजिकल तो मैं खुद ही कह रहा हूँ आपको कि वो परपेट्रेटर लग ही रहा है साफ साफ, इसीलिए। इट अपीयर्स, ओके, इट डिसअपीयर्स नाउ। हमने लिख लिया जो हमें लिखना था, तुम लोग बैठे रहो घर पे। डन एवरीबॉडी? चलिए एक आधा क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा ये बताओ, बोनस शेयर का सेक्शन कौन सा था अपना? बायबैक का था 68, वो रिस्ट्रिक्शन का था। सारे बोल दो रिवर्स करके, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। 62 तो वो था अल्ट्रेशन, पक्का? फिर सोच लो, ठीक है 63, ओके। अब कोई बताएगा बोनस शेयर की क्या कंडीशंस थी? पहले कंडीशन सुनाओ मुझे, फिर हम आगे करेंगे क्वेश्चन। तो ठीक है, और आउट ऑफ कहाँ से देना बोनस? और CRR, 3 ही थे बस, CRR, FR और P&L, और तो कुछ नहीं था। और क्या प्रोविजन थे लविश इनके अलावा? डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, और हाँ एक बार, हाँ बिल्कुल, एक बार अनाउंस करते हो रिवोक भी नहीं कर सकता। देखो सामने देखो एक बार, अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। किसमें? हाँ स्वेट इक्विटी में भी आ सकती है वो। सिल्वर ओक लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस इन देयर बैलेंस शीट। इक्विटी कितनी है? 30 लाख, FR 5 लाख, SPA 3 लाख, CRR 4 लाख, RR 3 लाख। इन सबको जोड़ेंगे हम बोनस के लिए, है ना? तो क्या नहीं जोड़ेंगे? RR, ये हम काट देंगे क्योंकि अनरियलाइज्ड है। FR SPA प्लस CRR कितना हुआ अपना? 12, ओके। अब कंपनी बोनस 1:3 देना चाह रही है। 1:3 मतलब 3 पे 1 देना चाह रही है। सुनो ध्यान से कि 1 पे 3 पे 1 होता है हमेशा, 1 पे 3 नहीं होता। रेशियो, अरे यार अकाउंट्स का कंसेप्ट है ये, तो क्यों कंफ्यूज कर रहे हो मेरे को? 1:3 पे 1 होता है, 1 पे 3 थोड़ी ना होता है। तो खुद सोचो, 1 शेयर पे 3 वो कैसे देगी? किसी ने 1 शेयर होल्ड किया, वो 3 शेयर देगी उसे, और 3 पे 1 होता है हमेशा, ठीक है? हाँ ये रहा ना 10 लाख रुपए, वही है। तो मतलब अभी टोटल कितने हैं इसके? 3 लाख बाय 3 करो, कितना वो देगी? 10 लाख। 1 लाख वो क्या देगी? इक्विटी शेयर्स, और 10 रुपए के टोटल वैल्यू कितनी हुई? 10 लाख। अभी किसी को समझ में ना आया तो पूछो अभी मुझसे, हरमन दोबारा बताऊं आपको। अब यहाँ पे 1:2 है, तो 2 पे 1, तो यहाँ पे 1.5 ना, इंटू 10 कितना होगा? 15 लाख।
आरआर कितने की अपने पास, मतलब टोटल फ्री जब 12, तो क्या वैलिड है ये वाला? क्यों मनीता? वो लिमिट में, किसकी लिमिट में? वेरी गुड। करना शुरू करें, चलो। क्वेश्चन नोट किया किसी ने? नहीं किया होगा, पता है मुझे, नालायक हो। क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, अच्छे से कर लेना इसको। एज पर सेक्शन कितना बताओ? 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, this section empowers a company to issue bonus shares subject to fulfillment of conditions as given under section 63. A, there should not be any default subsist. B क्या था, जल्दी बोलो? The bonus can be issued out of, बोलो ना, ए क्या था? बोलो यार, साथ में बोलो, ऐसे थोड़ा ना मजा आता है। फ्रीजर्स। बी, सी, पी एंड एल। ओके। आर आर आपको पूरा लिखना, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं इसमें। आर आर शेल बी एक्सक्लूडेड। और क्या था बताइए? और कुछ लिमिट थी क्या इसमें? अमाउंट की कोई लिमिट, रेशियो की कोई लिमिट, एसआर वैसर कुछ भी नहीं था? हाँ, शुड बी authorized through AOA and share issued should be on fully paid up shares. बस में नहीं था, और कुछ था? बस इतना ही था। चलो, बोनस शेयर, हाँ कह सकते हो वैसे आप। मैं बोलना चाह रहा डिविडेंड शेल नॉट बी इशूड या फिर डिक्लेयर इन ली ऑफ बोनस शेयर, कुछ भी कह सकते हो दोनों में से। चलो ये लिखना हो लिख देना, मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे, ठीक है। फैक्ट, हियर कौन सी कंपनी? सिल्वर ओक ना, सिल्वर ओक लिमिटेड इंटेंड टू इशू bonus share in ratio of 1:3 and having 12 lakh in their total reserve and surplus. Total reserve and surplus. नेक्स्ट लिखो कंक्लूजन। कंक्लूजन का अपना फर्स्ट केस।
कंपनी इंटेंड टू इशू बोनस 1:3। ये था हमारा केस। द कंपनी कैन issue bonus share of 1:3, that is 1 share for 3 held, that is another 3 lakh into 1/3, that is 1 lakh shares at the rate of 10 each. As the reserve amount is rupees 12 lakh and hence the company can issue, इसको डालो बॉक्स में, the company can issue bonus of 1:3। बस अब आगे सेकेंड। कंपनीज कंटेंशन टू इशू, लिखो भाई क्यों बैठ गए। कंपनीज कंटेंशन टू इशू 1:2 इज नॉट वैलिड। क्यों वैलिड नहीं है बताएगा कोई। एज अमाउंट ऑफ बोनस exceeds free reserve, SPA and CRR। बस कैलकुलेशन कर देना, करना चाहो तो 3 lakh divided by 2 into 1 is equal to 1 lakh 80,000 shares into 10, that is 15 lakh, and reserve amount is 12 lakh. As the company did not have sufficient reserve, hence the contention is not tenable. डन एवरीबॉडी। लिखो इसको, अभी डाउट तो मुझसे पूछना अभी। कोई डाउट? आगे चले। ऑनलाइन जो बैठे हैं उनमें किसी को डाउट? पारस, पीयूष, रिया, शुभम, विवेक। और करे एक दो और। हैंडल्स नहीं है, वो क्लैप कर रहा था। बैक का करें क्वेश्चन। हाँ, सेक्शन 68। अच्छा सुनो, ये सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं, करना आप लोग को खुद है, ठीक है। अब कंपनी ने 2 रुपए की कॉल करी है, ओके, और
बोनस इशू करना चाह रही हो 1:4 में। अब बताओ कि कौन कौन से सोर्स यूज हो सकते हैं बोनस देने के लिए, बताओ इनमें से कौन कौन सोर्स ले सकते हैं बोनस के लिए। GR, SP एंड CR, इतने ले सकती है वो, बताओ। अमाउंट टू बी कैट प्लेस, कितना अमाउंट ऑफ रिजर्व क्या कैट प्लेस कर सकते हैं, बस ये बताना है, इसमें आसान सा पॉइंट है। ये 3 ही ले रखे हैं इसने, ठीक है। मैंने कुछ गलत तो नहीं ले लिया इसमें, CR नहीं लेना इसमें, CRR लेना है वो, इसमें ये वाला लेना है 1, 2 और 3, ये 3 पॉइंट, GR, SP और सरप्लस। बोनस का ही दे रखा हो तो सारा, एक क्वेश्चन है बाकी करेंगे वो, एडिशन वाला कर लोगे आप लोग, बाइंग बैक वाला सिंपल क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन ये वाला करते हैं फिर। अच्छा पॉइंट है ये, देखो क्वेश्चन 11, द ऑफर ऑफ बायबैक of its own shares by the company shall not be made within a period of 6 months from date of the closure of preceding offer of buyback, if any, and cooling period to make for further issue of same kind, including the allotment of shares, shall be period of 1 year from completion of buyback subject to certain exceptions. Examine the validity of this statement by explaining the provision of the Companies Act 2013। लिखवाना नहीं सर, बता रहा हूँ आपको। ये इसने क्या बोला है कि जो बायबैक का ऑफर करना है वो अगला ऑफर नहीं कर सकते जब तक 6 महीने लैप्स नहीं हो जाते। इज इट ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। सोचो क्यों फॉल्स? हाँ, 12 महीने का टाइम होता है इसीलिए। और आगे क्या बोला इसने? इशू ऑफ फर्दर अलॉटमेंट ऑफ सेम शेयर फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। बट ये अपोजिट था, फर्दर इशू करने का टाइम था 6 महीने और फर्दर बायबैक करने का टाइम था 1 साल। तो स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बस ये एक्सप्लेन करना, मेरे कुछ भी नहीं है, ध्यान देना इस चीज पे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। Yuvan Limited is a public company incorporated in Pune. The BOD of the company want to bring a public issue of 1 lakh equity share of 10 each. The BOD has appointed an underwriter for the issue for ensuring the minimum subscription of the issue. The underwriter advised the BOD that due to current economic situation, it would be better if the company offer this share at a discount of 1 per share to ensure full subscription. Underwriter ने क्या suggest किया कि 10 पे नहीं, कितने पे issue करो? 1 रुपए पे, 9 रुपए का क्या दो? Discount. Is it possible? But in 3 cases that is possible. कौन से 3 cases? Sweat equity, debt restructuring और statutory resolution. The BOD agreed to the suggestion of the underwriter and issue the share at the rate of 1 per share. और वो agree हो गया उस suggestion से और उसने 1 रुपए पे शेयर इशू का ऑफर डाल दिया। फुली सब्सक्राइब हो गए और शेयर एप्लीकेंट को अलॉट भी कर दिए। बताओ ये वैलिड है या इनवैलिड है? और अगर वो एम्प्लॉयज को दिया स्वेट इक्विटी के तौर पे तो वैलिड। करना है नहीं करना? पक्का कर लोगे वैसे अपने आप। ये एक्सप्लेन सेक्शन 53 की रेलेवेंस डालोगे इसमें। द कंपनी इज नॉट अलाउड टू इशू द डिस्काउंट द शेयर एट डिस्काउंट
unless it is sweat equity share under DRP or under statutory resolution plan. Here in the conclusion one, the companies don't tend to issue the sweat equity share or DRP or a statutory resolution plan, hence the contention of company is invalid. Second conclusion में क्या, अगर कंपनी एम्प्लॉयज को इशू करना चाह रही है then he can do so, contention of company is valid. इस तरह से आप अपना आंसर फ्रेम करोगे, इसको कर लोगे। ये बोनस क्या है, ये दो मैंने आपको करवा दिए सेम टू सेम, आप लोग कर लोगे ये चीज़। तो कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग सा क्वेश्चन दिखने दो जो करवाने लायक हो। हाँ ये फाइनेंशियल असिस्टेंट का बोला हुआ है, करवाने की नीड है क्या? कि फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं दे सकते बट 3 केसेस में दे सकते हैं। फर्स्ट, एम्प्लॉय अंडर एम्प्लॉय शेयर स्कीम। सेकंड, तुम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा चैप्टर 4 का। कल क्या किया आप लोगों ने? कौन से टेस्ट की तैयारी? जो कल पोस्टपोन किया मैंने वो। और जिनकी ऑडिट नहीं है वो, ऐसा नहीं भाई, कल से पीछे खड़ा करना स्टार्ट करूँगा। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ मैं कि कहो सर सुबह सुबह ये क्या कर दिया फिर आपने, मुझे मत कहना। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ ऑडिट के लिए भी और लो के लिए भी, समझे? फाइनेंशियल असिस्टेंट हम नहीं दे सकते, 3 को दे सकते हैं, बैंकिंग है ऑर्डिनरी कोर्स में, एम्प्लॉय अंडर एम्प्लॉय शेयर स्कीम और एम्प्लॉय विद इन 6 मंथ ऑफ सैलरी। डिवेंचर ट्रस्टी का आ गया। अच्छा ये बताओ, रिडक्शन के लिए ट्रिब्यूनल की अप्रूवल चाहिए होती है? कौन चला रहे हो वहाँ में? रखो इसको अंदर, नालायक। बताओ ट्रिब्यूनल की अप्रूवल चाहिए होती है? यस। सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं सिर्फ, ठीक है? देखो, एज पर द एफएस एज एट 31 मार्च 2021 द ऑथराइज्ड इशू शेयर कैपिटल ऑफ मनोरमा लिमिटेड इज ₹100 लाख। शेयर्स कितने? 10 लाख शेयर, 10 रुपये के हिसाब से। पेड अप कितने हैं? 80 लाख। द कंपनी हैज रिड्यूस इज शेयर कैपिटल बाय कैंसिलिंग 2 लाख इशूड बट अनसब्सक्राइब। 2 लाख रुपये कैंसिल करना चाह रही, जो इशू तो कर दिए बट सब्सक्राइब नहीं हुए। विदाउट ऑब्टेनिंग द कंफर्मेशन फ्रॉम ट्राइब्यूनल। क्या सही किया उसने? नहीं, गलत किया। इट इज नोटेड दैट कंपनी हैज अमेंडेड इट्स एमओए बाय पासिंग द रिक्विजिट रेजोल्यूशन। बट जो रेजोल्यूशन चाहिए था एसआर वगैरह वो उसने पास कर दिया, बट जो ट्राइब्यूनल की अप्रूवल चाहिए थी वो उसने ऑब्टेन नहीं करी। While filing the relevant e-form, the practicing company secretary refused to certify the form for the reason that the action of the company reducing without confirmation of the tribunal is invalid. क्या बोला इसने? जब ई फॉर्म वो फाइल कर रहा था तो सीएस ने सर्टिफाई करने से मना कर दिया और क्या बोला कि आप बिना कंफर्मेशन के सर्टिफाई वो डिडक्शन नहीं कर सकते। बताओ कि डिसीजन ऑफ कंपनी और कंटेंशन ऑफ प्रैक्टिसिंग सीएस वैलिड है इनवैलिड है? वैलिड है। किसका वैलिड? कंपनी का वैलिड है। और इनवैलिड किसका है? तो दोनों लिखने हैं इसमें, एक लिखना है? दोनों। दैट कंपनीज कंटेंशन इज invalid. However, the contention of practicing CS that share can't be reduced without the approval of NCLT is 100% valid. Okay, और SR बताओ, मतलब कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए होता है वो बताना हमें। SR बस ये बताना है हमें। करवा के दिखाऊं या हो जाएगा? ये तो नोटिस ऑफ रिफ्यूजल वाला है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कर लोगे आप। बाय बैक का टाइम लिमिट डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी। राइट इशू का क्वेश्चन है ये।
ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मुझे 2 क्वेश्चन करवाने हैं देखो आपको ना, अब मैं कंफ्यूज है पहले कौन सा करवाऊँ। हाँ ये बोनस वाला आ गया, बाकी तो सेम है सर। कितने रह गए इसके, बस ये एमसीक्यू आ गया ना। देखो एक तो ये वाला क्वेश्चन है जो शक्ल देख के आपको काफ़ी भयानक सा लगेगा, ये वाला 34 आने की चांसेस हाईली है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। और एक क्वेश्चन अपने इससे ऊपर, जो लिमिट का था, किधर गया किधर गया, ये वाला, ये बायबैक का। मुझे पता है कि आप लोग यही चाह रहे हो कि बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन करा दो कि भयानक सा दिख रहा है, वो नहीं चाह रहे। उसमें ये पूछा हुआ है कि कितना हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं। डिबेंचर में एक लिमिट थी कि आफ्टर इशू ऑफ डिबेंचर जो हमारी डेट इक्विटी वो कितनी रहनी चाहिए, वो डिबेंचर्स में ही थी ना या और कहीं थी वो, या बायबैक में थी? डिबेंचर में थी, बायबैक में थी तो वैसे बायबैक में वो, ठीक है, हाँ बायबैक में थी वो, ठीक है। तो उसमें पूछा गया है कि कितना हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं, वो हम कंडीशन अप्लाई करके वो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 27 करते हैं, वो टाइम बचा तो वो भी कर लेंगे, ठीक है। देखो XYZ अनलिस्टेड कंपनी पासिस द रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग ऑन जनवरी 5, 2019। रिजोल्यूशन कब पास हुआ, नोट करते जाना साथ साथ, 5 जनवरी 2019। कितना परसेंटेज बायबैक करना है, 25 नहीं करना, कितना करना है, 30%। The article of association empowered the company to buy back its own shares. Earlier, the company has also passed a special resolution to buy back its own share on January 15, 2018। पहले उन्होंने एसआर पास किया हुआ है, ओके, कब, 15 जनवरी 2018 को। और कंपनी फर्दर डिसाइड दैट द पेमेंट फॉर बायबैक कैन मेड आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ द कंपनी अर्लियर इशू ऑफ इक्विटी शेयर। क्या पुराने सेम नेचर ऑफ इशू करने से जो पैसा आया था, क्या वही पैसा वो बायबैक में इशू कर सकती है? सेम कैंड वाले नहीं कर सकती। तो वैलिडिटी बतानी है हमें, क्या कंपनी की जो प्रपोजल है वो ऑर्डर में है या नहीं, बता हरमन। क्वेश्चन नहीं सुना हुआ ध्यान से, असल में इसमें ये था कि कंपनी थी, उसने 5 जनवरी 19 को रिजोल्यूशन पास किया और 30% वो बायबैक करना चाह रहे हैं। पहले तो ये प्रपोजल वैलिड है इनवैलिड है, क्यों, वेरी गुड, 25% कर सकते हैं, तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, ये इनवैलिड हुआ। और दूसरा, बायबैक वो अर्लियर इशू से जो प्रोसीड्स आई थी उससे करना चाह रही है, तो ये भी इनवैलिड है, क्योंकि सेम नेचर ऑफ से जो हमारे पास आती है प्रोसीड उससे वो नहीं कर सकती। व्हाट विल बी योर आंसर इफ बायबैक ऑफर इज रिवाइज फ्रॉम 5 जनवरी टू जनवरी 25 एंड परसेंटेज ऑफ बायबैक इज रिड्यूस फ्रॉम 30 टू 50, 25। अब क्या होगा अगर 5 जनवरी से बदल के ये 25 जनवरी रख दें और 30 से घटा के 25 रख दें। देखो पुराना रेजोल्यूशन कब पास हुआ है, 15 जनवरी 18। और एक बार रेजोल्यूशन पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुन ले ध्यान से। एक बार रेजोल्यूशन पास हो गया, कितने टाइम तक वो वैलिड रहता है, 1 साल। तो 14 जनवरी 2019 तक हम बायबैक कर सकते थे, 15 जनवरी जो भी डेट आएगी आपकी वो। तो यहाँ पे 5 जनवरी करना चाह रहे हैं, तो वही स्पेशल रेजोल्यूशन काम आ जाएगा, पुराने वाला ही, पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर वो 25 को करना चाह रहे हैं तो हमें नया रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और 25% है तो बायबैक वो कर सकते हैं। समझ आया अनुराधा? देखते हैं अब क्या पॉइंट है इसका, ठीक है। ठीक है, चलो देखते हैं सेक्शन नंबर 60। थोड़ा स्पीड तेज ही रहेगी क्योंकि मैं टाइम होने वाला है, फटाफट लिखना। एज पर सेक्शन 63, थोड़ा 8 था ना, कंपनीज एक्ट 2013, दिस सेक्शन empowers the company to
buy back its own shares subject to fulfillment of conditions. A, the buyback सोर्सेस थे क्या बायबैक के? बोलो, सोर्सेज ऑफ बायबैक क्या थे सोर्सेज? और आगे भी था कुछ अदर ना. देखो, द बायबैक शेल बी मेड आउट ऑफ, फर्स्ट इज FR, सेकंड क्या था मनीता? And third, proceed for issue of other securities. इसमें हम एक बात और लिखेंगे, बता मनीता क्या लिखने वाला हूं मैं यहाँ पे? The buyback shall not be made from the proceed of earlier issue. Okay, B point बताओ. Maximum buyback of year. वो 2 पॉइंट थे, इक्विटी वाला और हाँ. The maximum buyback will be 25% of PSC plus free reserves. इतना ही था बस. ओके. एंड एक पॉइंट और था नहीं जिसमें वो लेट हुआ था, इसमें 25% हो गया क्या? डेट इक्विटी का इसमें मतलब जरूरी नहीं है. और कोई बताओ. हाँ, SR वाला, SR special resolution is required. Special resolution is required and can be valid up to 12 months from date of passing of SR. बस इतना लिखना है. उसके बाद अपना लिखना है फैक्ट. फैक्ट क्या आएगा? बोलिए ना जी, जल्दी बोलो. कंपनी इंटेंड टू इश्यू, so not issue, the company intend to buy back 30%. ठीक है. एंड फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इशू. ठीक है. और 2-3 लाइनें आप और ऐड कर देना. कर दोगे इसमें ऐड आप लोग? ठीक है. फिर आगे कंक्लूजन पे आओ सीधा. पहले क्या था कि बेस्ड ऑन द फैक्ट गिवन, वो हमारा मतलब वैलिड है, इन ऑर्डर है, इन ऑर्डर नहीं है. सो हम लिखेंगे द contention of company is not in order as maximum limit will be 25% and company cannot issue यार मैं issue वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? The company cannot buy back from proceeds of earlier issue. ठीक है. सेकंड में क्या था? अगर वो 25 जनवरी को करे और 25% करे, इवन कंपनी इंटेंड टू बाय बैक ऑन 25 जनवरी
और साथ में क्या था, एंड 25%. Still the contention is not in order. Order meaning है as can't buy back from proceed of earlier issue. बस ये था अपना पूरा क्वेश्चन. मतलब नीचे वाले दो कंडीशन पूरी हो गई थी, एसआर की भी हो गई थी और 25% वाली भी हो गई थी. बट क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं था कि वो बायबैक करेगा कहां से. तो सोर्स हमें मेन क्वेश्चन का ही उठाना है. तो बायबैक नहीं कर सकती वो अर्लियर इश्यू से. दिस इज आंसर. बस. चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं सबसे पहले. ड्यू टू द इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट्स, सिल्वर रोबोटिक लिमिटेड is unable to redeem its existing preference shares amounting to 10 lakh. Though, as per terms of issue, they need to be redeemed within next 2 months. It did not, however, default in the payment of dividend as and when become due. What is the remedy available to the company in respect of an outstanding preference share as per the company's at 13? क्वेश्चन कौन समझाएगा मेरे को. कोई कंपनी के पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं और वो अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम नहीं कर पा रहे हैं और न ही वो डिविडेंड दे पा रहे हैं. तो कंपनी के पास रेमेडी क्या है. एग्जैक्टली अनरिडीम्ड अमाउंट के दोबारा शेयर रिडीम कर सकती हैं. याद आया. लिखिए इसको कैसे लिखना है. सेक्शन नंबर बताओ ढूंढ के कितना कौन सा सेक्शन आएगा. नहीं डिफॉल्ट नहीं किया इसने, पे ही नहीं किया वो चीज. 55. चलो लिखना शुरू करो. लिखो एक बार बताता हूँ. डिफॉल्ट करने में और नोट रीपे करने में बहुत बड़ा फर्क होता है. ठीक है. नोट डिफॉल्ट इन, सुनो मेरी बात एक बार. डिफॉल्ट बेशक से आप लिखा गया है डिफॉल्ट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एज एंड व्हेन बिकम ड्यू. बट हम क्या पढ़ते हैं, क्यूमुलेटिव नेचर के होते हैं हमारा. तो वो डिविडेंड इकट्ठा करता जाएगा, अगले साल में हो जाएगा वो. हमने क्या पढ़ा था पारस कि अगर हमारा कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम क्यूमुलेटिव मानते हैं और ये भी क्यूमुलेटिव माना जाएगा और एट द लास्ट ऑफ द ईयर सारा दे दिया जाएगा उनको. ठीक है. बट वो नहीं दे पा रहा. तो हम यहाँ पनिशमेंट नहीं पूछ रहे, क्या पनिशमेंट इंपोज होगी उसके ऊपर. ना हम रेमेडी प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पूछ रहे हैं कि किसकी पूछ रहे हैं, कंपनी की. अगर यहाँ पे ये पॉइंट होता व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो क्या बोलते, राइट टू वोट. क्या मैं वैसे बता रहा हूँ कॉज एंड इफेक्ट क्या हो सकता है अगर ये क्वेश्चन हो तो यहाँ पे रेमेडी अवेलेबल टू कंपनी पूछा हुआ है. तो इसीलिए कंपनी के पास तो है कि इक्विवेलेंट अमाउंट के और प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो. देखते हैं कैसे लिखना है इसको. लिखना शुरू करना. एज पर सेक्शन 55 of Companies Act 2013, the company can issue redeemable preference shares for the period of maximum 20 years, where the company does not have sufficient fund to redeem its preference share capital and interest thereon. Sorry, and dividend thereon
In such a case, in such a case, the company can issue further redeemable preference shares equivalent to amount of preference share capital and dividend thereon. Subject to fulfillment of conditions prescribed under section 55. The company can do so subject to the approval of कितने की कंसेंट चाहिए थी 3/4 इन वैल्यू और प्रेफरेंस शेयर्स सोचो अप्रूवल ऑफ 3/4 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इन वैल्यू और डिसेंटिंग शेयर होल्डर का क्या पॉइंट था क्या 51% 10%। इसमें थोड़ा ना था बताओ था क्या कुछ डिसेंटिंग वालों का सोच के बताओ था या नहीं था मैं पूछ रहा हूँ आप लोग से बता नहीं रहा था या नहीं था कितने दिन में या फॉर्म भी था तो कोई द डिसेंटिंग शेयर होल्डर चलो सुनो कभी फॉर्म नंबर वगैरह ना पता ना तो ये लाइन लिख सकते हो आप द डिसेंटिंग शेयर होल्डर कैन अपील टू ट्राइब्यूनल फॉर repayment and tribunal may pass an order for repayment forthwith. In this way, the company can redeem its unredeemed share capital. ओके फिर आगे अपना फैक्ट 1 मिनट देना मुझे फैक्ट देख लेंगे और क्या चीज है इसमें रेमेडी अवेलेबल पूछ रहे हैं सिल्वर रोबोटिक फैक्ट क्या है हियर silver robotic not have sufficient profit to redeem its preference share capital along with the dividend thereon. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है रेमेडी तो लिखेंगे हम यहाँ पे कंक्लूजन
based on the provision discussed above, the company can redeem its due preference share capital. कितना कंप्लीट? बताइए बताइए, कोई डाउट हो तो चलो सेकंड करते हैं। अभी कुछ पूछना है शिवांश तो लिखो फिर आगे। बढ़िया क्वेश्चन है भी, 7 देखो एक बार। देखो OLAF Limited, a subsidiary of PQR Limited, decided to give loan of 4 lakh to his human resource manager, Mr. Surya Narayan, who does not fall in the category of KMP, and draws a salary of 40,000 per month to buy its 500 partly paid up equity shares, 1,000 each, in OLAF Limited. Examine the validity of company decision. पहले इसके particulars सब नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है? कौन कंपनी थी? OLAF. ओके, इसने लोन किसको दिया? नाम क्या था? हनुमान? अरे वो क्या नाम था? सूर्या, ठीक है। ओके, सूर्य को इसने लोन दिया। और ये सब्सिडरी किसकी है? PQR लिमिटेड। ये इसकी क्या हुई? होल्डिंग। ये क्या हुई इसकी? सब्सिडरी। ओके, अब ओलेफ ने सूर्य को लोन देने का मतलब वादा किया ताकि वो ओलेफ में ही शेयर्स परचेज कर ले। कितने? 500 पार्टली पेड अप शेयर्स, राइट? क्या देना अलाउड है या नहीं है? ये सैलरी कितनी ड्रॉ करता है? लोन कितना देने का किया इसको? 4 लाख। देखते हैं हम क्या है। सेक्शन 67 हमारा आता था, रिस्ट्रिक्शन ऑन गिविंग द लोन टू एनी अदर पर्सन टू परचेज ऑफ इट्स ऑन शेयर। उसकी 3 एक्सेप्शंस थी। इंप्लॉय को अंडर इंप्लॉय शेयर स्कीम, बैंकिंग कंपनी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और इंप्लॉय नॉट एक्सीडिंग द 6 मंथ सैलरी। और इंप्लॉय में 2 चीजें नहीं आती थी उसमें, डायरेक्टर और केएमपी। ना तो ये डायरेक्टर और ना ही केएमपी, तो इसको लोन हम दे सकते हैं। बट देखते हैं सही है नहीं है। ओके, चल देखते हैं। लिखो, एज पर सेक्शन 67, the company is restricted to provide any type of financial assistance to any person to purchase its own shares. However,
there are some cases where the company can provide loan और युगम लिख लेना, क्या पन्ने पलट रहा है, assistance. A point is to employees under employee share scheme. B, banking company in ordinary course of business. And C point is to employees not exceeding their six-month salary. क्या तो मैंने क्या लिखी है, वही तो लिखी है। तो सिर्फ ये डाल सकते हैं आप, ये कह रहे हो, तो बाकी दो नहीं डालें। जो बॉक्स में थी वो, ठीक है। ठीक है, वो तो डालूंगा मैं भी यहाँ पे, क्यों डायरेक्टर कैंप ही नहीं होना चाहिए। बोलो। ये एम्प्लॉयज की एडवांस स्कीम वर्क में इसके अंदर भी वाली कंडीशन आएगी क्या 6 मंथ सैलरी वाली? ऊपर वाले में ना, इसमें नहीं आएगी वो। एक्सक्लूडिंग वो डालने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में पूछा नहीं गया ये इतना ना, फुली पेड वगैरह का। अगर हम दिया हुआ है इसमें, ठीक है, हाँ फिर तो आएगी इसमें कंडीशंस। द एम्प्लॉय नॉट एक्सीडिंग विद इन नॉट एक्सीडिंग देयर 6 मंथ्स एक्सक्लूडिंग डायरेक्टर और KMP। अब आगे अपना फैक्ट, चलो एक पॉइंट और लिख लेते हैं। द अमाउंट, स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करी हुई है वो पॉइंट, फुली पेड वाला देखना एक बार क्या हुआ है। द अमाउंट so lent shall be used only for purchasing of fully paid up shares. Okay, अब आप आ गए ना फैक्ट। Here Olaf Limited gives a loan of 4 lakh to one of its manager having salary rupees 40,000 per month to purchase its fully paid up shares. Fact है, oh so purchase it's partly paid up, to purchase its partly paid up shares। फिर हमारा गया यहाँ पे कंक्लूजन। अब सैलरी देखो कितने महीने की थी, 6 महीने की ना, 6/20 बच्चों 2,40,000 होनी चाहिए थी, दे कितनी रखी है, 4 लाख का लोन, तो ये इनवैलिड है। द कंपनी हैज कॉन्ट्रावेंशन
with the provision of section 67 हैश कॉन्ट्रावेंशन में डालना बॉक्स में ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। जो आपके स्टेटमेंट में देखे वैसे एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं मैं भी। रीजन ए पॉइंट डालना लोन अमाउंट should not exceed 40,000 into 6, that is 2,40,000, and company lent rupees 4 lakh. And B point, loan was given for purchasing of partly paid up shares, which is not बस ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो फटाफट, इसमें बना आगे चलते हैं, एक और करते हैं। क्या वो बताओ, मुझसे पूछो टीना, क्या पूछना है? थर्ड क्वेश्चन देखो, एट तो आप कर लोगे, आसान है। 9th भी हो जाएगा, ट्रस्टी का है। 10th ट्रांसफर का है, ये भी कर लोगे आप लोग। ये डायरेक्टली पूछा हुआ है, कंडीशन और मैनर ऑफ बोनस शेयर्स, डायरेक्टली यही भी है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन सही है। अच्छा ये बताओ, वैसे मैं आपके जनरल एक क्वेश्चन पूछता हूँ शिवम, स्वेट इक्विटी शेयर करने के लिए क्या हमें कोई ऐसी कंडीशन पड़ी थी कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए इतने साल हो गए हों? नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 5 कि कंपनी स्वेट इक्विटी इशू करना चाह रही थी, तो उसके सीईओ ने उसको ऑब्जेक्ट किया कि आपको 2 साल अभी नहीं हुए तो स्वेट इक्विटी आप इशू नहीं कर सकते। पहले था वो प्रोविजन, अब वो ओमिट हो चुका है, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डीड। फर्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये कल एक बच्चे ने और पूछा था मुझसे, सुनना ध्यान से, देखो नहीं करवा रहा हूँ ये, बोलो। VRS Company Limited is holding 45% of equity share capital in SV Company Limited. VRS ने SV में कितने होल्ड कर रखे हैं? 45%. The BOD of SV Limited incorporated, sorry, not SV Limited, SV Limited 1 जनवरी 19 को बनी थी भाई, और BOD ने डिसाइड क्या किया कि वो फर्दर इश्यू ऑफ शेयर से पैसा रेस करना चाह रही है। द BOD ने रिजोल्व किया कि वो कोई भी ऑफर VRS को नहीं देगी जिसने ऑलरेडी 45% इशू की, मतलब 45 VRS क्या है इसकी? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, ये नहीं पूछा गया एसोसिएट क्या है, वो इसी में कवर हो जाएगा। क्यों नहीं देगी वो शेयर उनको? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने हाई परसेंटेज होल्ड करी हुई है। The article of association of SV provide that the new share should be first offered to existing shareholder, but articles में क्या लिखा हुआ था कि पहले शेयर जब भी हम इशू करेंगे आगे तो सबसे पहले किसको देंगे? पुराने वालों को देंगे। बट अब वो क्या कर रहे हैं? नहीं देंगे हम। बताओ, कंपनी ने ऑफर कर दिए शेयर्स, VRS को नहीं किए। बताओ क्या BOD का जो कंटेंशन है वो सही है या सही नहीं है? कौन सा पॉइंट डालोगे? क्या
61 कैसे फ्रेम करोगे? 62 था वैसे वो, ABC वाला था ना, क्या था वो उसमें? proportion to PSC बहुत कर रहा है। देखो लिखिए इसमें 62 आएगा इसमें, प्लस मेरे अनुसार इसमें एक पॉइंट और आना चाहिए 48 का वेरिएशन का। ठीक है, हालांकि बुक में मेंशन नहीं किया गया, वो मैं मेंशन करूंगा यहाँ पे, क्योंकि वेरिएशन में हमने क्या पढ़ा था, प्रीएम्प्टिव राइट है किसी शेयर होल्डर के पास, अगर वो मुझे उसको वापस लेना है तो हमें पहले कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी 48 की। यहाँ पे एओए में लिखा हुआ था कि बाद वाले शेयर पहले इनको मिलेंगे, अब वो प्रीएम्प्टिव राइट था उनके पास, अब वो राइट उनसे वापस ले रहे हैं, तो मुझे उनकी कंसेंट भी लेनी पड़ेगी। ये लाइन सिर्फ एक लिखनी है हमें, बुक में ये लाइन नहीं लिखी हुई, बट मेरे अनुसार वो लाइन आनी चाहिए इसमें, क्योंकि रिफ्लेक्शन वही आ रहा है इसके वेरिएशन का। सुनो ध्यान से, एज पर लिखिए आंसर 1 स्टडी मैट। स्टडी मैट के क्वेश्चन तो आपके ऐसे होने चाहिए कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इसमें से, कहीं से भी आ जाए, एग्जांपल में से, इलस में से, या फिर टेक्स्ट नॉलेज में से, एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता हो, चाहे ये क्रैम करके, चाहे समझ के, चाहे याद करके, जैसे भी जाओगे 65 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए। और सिर्फ स्टडी मैट भी करके जाते हो तो सिर्फ स्टडी मैट, इतनी ज्यादा वेटेज होती है इनकी। हाँ, स्टडी मैट के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, स्टडी मैट के ही क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते जो पहले आ चुके हो वो भी होते हैं, बस स्टडी मैट से ही क्वेश्चन आते हैं मोर ओवर। ऐसा नाम चेंज करते हैं, और की बार तो ऐसा नाम भी नहीं चेंज होता, ऐसा डायरेक्टली ऐसा कैसा क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर भी याद रहेगा आपको कि हाँ होते हैं, टैक्स में भी होते हैं, अकाउंट्स में भी होते हैं, हर सब्जेक्ट में होते हैं। तो होते हैं, मुझे अपने इंटर का भी ध्यान है, हमारे टाइम पे ना आईसीए क्वेश्चन बैंक इशू करता था, लो के प्रैक्टिस मैनुअल बोलते थे हम उससे हमारे टाइम पे। तो उस टाइम पे पूरा का पूरा पेपर उस प्रैक्टिस मैनुअल से आया हुआ था, पूरा 100 नंबर का, मेरे टाइम पे लो का पेपर ऐसा, मतलब हम अच्छे से पूरा क्रैम करके गए थे उसको। तो हमको ये भी ध्यान था कि कौन सा क्वेश्चन कौन से पेज पे है, ये भी इवन 2-4 क्वेश्चन का तो नाम भी चेंज नहीं कर रखा था उन लोगों ने, ऐसा था। तो और कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके स्टडी मेट इतने अच्छे से कर लो कि उसमें से कुछ भी आ जाए ना तो वो नहीं छोड़ोगे आप लोग, पास को आराम से हो जाओगे, पास होने की कोई वो ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं है, स्टडी मेट भी अच्छे से करके जाओ। अच्छा वो टैक्स भी आ गया उसमें, अकाउंट्स भी आ गया, कॉस्ट भी आ गया, एफएम भी आ गया, एफएम भी आ गया, सब कुछ आ गया उसमें, ऑल ओवर हर सब्जेक्ट कवर होता है। बट ऑडिट नहीं, ऑडिट में इनहेरेंट क्वेश्चन बनते हैं ऐसा। ठीक है, ये बात हम लोग की या फिर इनकी कर सकते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की, ऑडिट का अपना अलग एटीट्यूड चलता है। लिखिए 62 सेक्शन में फॉलो करना है इसमें। चलो भाई सामने ध्यान दो, बहुतों की बातें। एज पर सेक्शन 62 1A, where the company issue further share capital then it is required to offer the shares to its existing shareholders. Existing shareholders by giving offer letter at least 3 days, याद है 3 days वाला पॉइंट, बिफोर ओपनिंग ऑफ इशू। स्टेटमेंट देना और क्या एक्सप्लेन करके ऐसा देखिए। At least 3 days before opening of issue in proportion to their paid up share capital. Further, the company
cannot resolve that the further share will not be issued, will not be offered, not issued, not be offered to existing shareholders. However, if the company want to variate such a right of equity shareholders, then need to follow the compliance given under 2013। सेक्शन डालना हो तो डाल देना, बट मैं नहीं डाल रहा क्योंकि इसमें बुक में नहीं दिया हुआ इसलिए, बट मेरे अनुसार डलना तो चाहिए, बट हम नहीं डालेंगे इसको, बुक के अनुसार चलेंगे हम। फैक्ट, कंपनी का नाम क्या था, सूर्या था क्या? रुक जाओ, VRS था। हियर VRS लिमिटेड होल्ड 45% इन SV लिमिटेड एंड SV उसको क्या बोलेंगे, नेशर लेके आ रही है वो, अनाउंस इट्स फर्दर शेयर कैपिटल but resolve not to issue to existing share holders। फिर आगे हमारा क्या, कल भी रिटन प्रैक्टिस का डे ही रख ले इस चैप्टर का, कि थोड़ा इसमें ना जो क्वेश्चन बैंक है अपना, उसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं, मतलब बैलेंस शीट वगैरह दी गई, तो मैं सोच रहा हूँ मैं खुद करवा दूँ वो क्वेश्चंस। ठीक है, जल्दी तो नहीं रिवीजन करने की कि फटाफट सिलेबस पूरा करना है किसी को, एक कंपनी का अपना एक ही चैप्टर रहता है बस, और फिर फेमा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज और, फेमा ना आज से या कल से इवनिंग बैच में रेगुलर शुरू हो रहा है, अगर किसी को रेगुलर क्लास अटेंड करनी है तो वो आ सकता है शाम को 3:30 to 5। ऑनलाइन का प्रोविजन नहीं उतरा दिखा, पूरा बैच निकाल दिया आपने, रिवीजन का भी और फेस टू फेस का भी। ऑनलाइन का मेरे सामने ना मत लिया करो, मुझे बहुत खुन्नस होती है ऑनलाइन से कसम से। ऐसा जब ऑफलाइन मोड रहा आपके पास तो क्यों ऑनलाइन बैठते हो, और घर पे कुछ नहीं करते होगे, मुझे पता कोई ऐसा अर्जेंट काम होता ही नहीं है घर पे, आलस है बस, ये लेजीनेस और कुछ भी नहीं। बताओ, ये कोई बात थोड़ी होती है। M&A हिमाद्र लोग के तो है आपकी बैच में, फिर एक बार कंपनी निपटा देते हैं, फिर तो रिवीजन में तो फिर दोबारा उठाना पड़ेगा, टेस्ट हो जाएगा ना फिर आपका पूरे कंपनी एक्ट का। मैंने ये सोच रखा है कि 5 और कंप्लीट कर लेना है, 5 हो गया अपना, एक अगले 5 का ले लेंगे और आपका एक रह जाएगा, वो फिर जो पूरी कह रहा चैप्टर का आएगा ना वो फिर उसमें दे दूंगा, वो सारा कवर हो जाएगा। कोई बात नहीं, हो जाने दे, कोई बात नहीं, ऐसा कर लेंगे फिर। M&A जब पूरा कंपनी एक्ट का लेंगे ना उसमें डाल दूंगा मैं 4-5 क्वेश्चन उसके इकट्ठे, फिर वो लगा लो 70 मार्क्स 80 मार्क्स का होगा आपका टोटल। ओके, रहता है ना। हाँ पता है मुझे रहता है, लिखो चलो। कंक्लूजन, हियर द कंपनी is in violation as it cannot resolve to exclude the existing shareholder to get further shares। ये था अपना
और आज आने से पहले अगर कोई बच्चा आने में इंटरेस्टेड है तो आने से पहले मुझे फोन करें ना, कब तक छुट्टी कर दूं मैं आज की उनकी फेमा की। ठीक है, आज वैसे शेड्यूल्ड है बट मुझे लग रहा है कि छुट्टी करूंगा मैं आज शाम की, तो पूछ लेना बार आने से पहले जो भी आना चाह रहा है। देखो यार एक तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा पीयूष, फिर रेगुलर इसमें रिवीजन में कर लियो। ऐसा ना मतलब क्लैश हो रहा है तो अभी 4 दिन चलेगा, 4-5 दिन फेमा, वो आप ऑनलाइन ले लो उस टाइम पे। तो एक तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। फेमा की रिकॉर्डिंग तो प्रोवाइड करूंगा, वो तो है ही। हाँ वही तो बोला उसने। अब देखो एक तो चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, फेस टू फेस आना है तो दोनों हाथों में तो लड्डू नहीं हो सकते ना। चल बैच इतना ही करेंगे। हैव नाइस डे, बाय बाय, सी यू टुमारो।